ओके, सो वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपन अपनी बात। ठीक है, जो कल जहां तक हमने डिस्कस किया था उससे आगे ही अपनी बात करेंगे। ठीक है, हम जो है डिस्कशन क्या कर रहे थे, हम कल की क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में जो है हम थोड़ा बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। तो हमने जो है इसके अंदर क्या किया था, जस्ट अ मोमेंट, ये कौन है, गैलेक्सी जे प्राइम। एक तो आप जब भी आए ना तो प्लीज अपने जो आपका पूरा नाम है ना उससे ही एडमिशन मिलेगा। अब आपके जो फोन के नाम से आता है तो उसको परमिट नहीं कर सकते अपने, ठीक है ना। तो ओके, अब देखिए क्या है कि हम जो बात कर रहे थे वो थी, लास्ट जो हमने बात की थी वो थी कि हम एक प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज की हम बात कर रहे थे इसके अंदर। अभिषेक, ओके, तो स्पेसिफिक चार्ज जो एक प्रोटॉन का था वो हम जब सॉल्व करेंगे, लास्ट पिक मैं देखूं मैंने क्या भेजी थी आपको कल। ओके, कल कोई लास्ट पिक नहीं थी। ओके, तो जो है अपने पास अरे लेट लेट आते हैं, जो है स्पेसिफिक चार्ज बताया था मैंने आपको, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में अलग अलग जानकारी हम इकट्ठी कर रहे थे। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है आपको बताइए। स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन जो है चार्ज टू मास रेशियो होता है, चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल होता है उसका चार्ज टू मास रेशियो होता है ये। तो जो यहां पर है हम जब बात करेंगे इसमें, तो चार्ज आपको बताया था 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स। और मास जो होता है, मास की जब आप बात करते हैं तो मास क्या आता है इसके अंदर, वो बताया था कल मैंने 1.673 इंटू 10 टू पावर -27 kg। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 9.58 इंटू 10 टू द पावर 7। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हेलो, आवाज बेटा आप अपने एंड पे चेक करो, आवाज नहीं आ रही तो एक बार आप अपना वो टैप करके होता है उसमें आप चेक कर दो, है ना। ठीक है, नहीं हुआ, ओके, सबसे पूछ लेता हूं मैं, एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। आपका आवाज सुनाई दे रही है बेटा यहाँ तो सबको, है ना। आप एक बार दोबारा से एंटर कर लो, लीव करके एक बार, है ना। हाँ। तो अब देखो क्या चीज है इसमें, ये आपके पास आ गया 9.58 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम्स पर केजी, या फिर 9.58 इंटू 10 टू पावर 4 कूलम्स पर। अब ये कैसे करना है कैलकुलेशन, ये आपका काम है, ठीक है ना, ये मेरा काम नहीं है। अब आप ये चीजें समझते हैं, कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर कुछ मैसेज आया, एक मिनट जस्ट हम देखें चैट रूम में क्या मैसेज है। ओके, यस सर, यस सर, एक सेकंड बताएं। हेलो, दो, ओके ओके ओके, हाँ ओके जी, आप ऐसे कॉल वॉल मत करो यार, फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है ना तो एक बार आप आउट बाद मीटिंग छोड़ के दोबारा से एंटर करो तो सेट हो जाता है, कभी कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है।
तो अब देखो क्या है कि ये स्पेसिफिक चार्ज था, रिलेटिव चार्ज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। हम इसमें आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन के बारे में ही जो इंफॉर्मेशन है वो हम इकट्ठी कर रहे हैं थोड़ी सी। रिलेटिव चार्ज मैंने आपको बता दिया था प्रोटॉन का। उसके बाद अगली चीज क्या आती है, एक मिनट, हेलो बेटा, आपका ये गैलेक्सी J7 प्राइम है क्या? हाँ, तो अपना नाम आप लिखोगे तभी एंटर करूंगा ना मैं, आपको मुझे क्या पता आपको है। ओके चलो ठीक ठीक। आज तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस, चलो खैर। ओके, तो आपको कोई दिक्कत हो ना, आपको जैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नेटवर्क इशू आता है, आप मुझे व्हाट्सएप करो। ये मेरे पास मोबाइल साथ साथ में रखता हूँ, अभी इसको धीरे धीरे आदत पड़ती है ना। अब जैसे 10th और 12th में वी आर वेरी ट्यून्ड, अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल स्मूथ चलता है। अपने को शुरू शुरू में 2-4 दिन अभी दिक्कत आएगी, मतलब आदत डालने वाली बात होती है। तो आप क्या है, अगर जैसी कोई दिक्कत हो, मेरा यहाँ पर मोबाइल पर नजर रहती है, अगर आपको लॉग इन करने में दिक्कत आ रही है, आप मेरे को मैसेज करो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी, ठीक है? तो मैं अपने आप उसको मैनेज करवा दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर वापस से अपने आगे बढ़े। प्रोटॉन्स के बारे में जब बात करें तो देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम, 1 ग्राम के लगभग होता है। यानी 1 मोल में होते हैं, किसी भी चीज का 1 मोल होता है तो 6.022 into 10^23 होते हैं, और एक प्रोटॉन का मास होता है 1.673 into 10^-24 ग्राम्स लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आपके पास आएगा। वैसे प्रिसाइज में तो 1.007 ग्राम्स आता है, तो इसको जो है अपने, या ऐसा कर लें कि इसको लिख ही ले अपने, 1.007 ग्राम्स आता है। तो हम कैलकुलेशन में इसको 1 ग्राम ही लेके चलते हैं। 1 मोल अगर प्रोटॉन होते हैं तो 1 ग्राम के बराबर, ठीक है? उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन की डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है? प्रोटॉन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो ए प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carries unit positive charge which carries unit positive charge and has mass approximately equal to the mass of a hydrogen atom। इसका मास जो होता है हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग लगभग बराबर होता है। ये जो है, ये एक, जो आप बात करें प्रोटॉन की डेफिनेशन है, तो ये चीज आपको जो है इस पे ध्यान रखनी है। प्रोटॉन क्या होता है, ये प्रोटॉन की डेफिनेशन, ठीक है? ये लिख लीजिए अपने पास। उसी तरीके से अगर अपन बात करें चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के 1 मोल पे चार्ज होगा 96500 कूलम, यानी 1 फैराडे के बराबर होगा। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन का था वैसे ही प्रोटॉन का, बस फर्क इतना सा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो वो चार्ज का जो साइन होता है नेगेटिव होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो साइन की अगर आप बात करते हो तो साइन तो दोनों केसेस में जो है उसको आपने देखना ही नहीं यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो 96500 कूलम भी आता है दोनों केसेस में। तो
1 मोल प्रोटॉन का मतलब कितने प्रोटॉन हो गए? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। गिनती अगर अपन करें तो उनकी गिनती की अगर आप बात करो तो गिनती होगी आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। तो वो आपके जो है वो उसका टोटल जो आपके पास चार्ज आएगा वो वही 96500 कूलम आएगा, जिसको मैंने आपको बताया था उसको 1 फैराडे बोलते हैं। ठीक है। तीसरा पार्टिकल जो अपन कर रहे हैं, जो हमने 2 पार्टिकल्स के बारे में देखो खूब एक्सक्लूसिव जो है जानकारी आपको मैंने दी है इसके अंदर, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए सारी बातें। तो तीसरा जो पार्टिकल रह गया फंडामेंटल पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तीसरा क्या आ गया? न्यूट्रॉन। तो अब हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। मैं 30 सेकेंड्स वेट कर लेता हूँ, आप जो है इसको नोट कर लें अगर कोई पीछे रह गया तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विल टॉक अबाउट न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले कोई बात आती है कि डिस्कवरर, इसके डिस्कवरर की अगर आप बात करेंगे तो इसके डिस्कवरर का नाम था जेम्स चैडविक। ठीक है, इसके डिस्कवरर का नाम था जेम्स चैडविक। तो वो लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय, ये चैडविक नाम ज्यादा जरूरी है, आपको जेम्स याद में ना रहे तो कोई बात नहीं, खाली चैडविक नाम से भी चलेगा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ये काफी लेट डिस्कवर हुआ था, मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले डिस्कवर हो गए थे, ये लेट डिस्कवर हुआ था। कारण क्या था कि इसका न्यूट्रल नेचर था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड लेट, देरी से डिस्कवर हुआ था ड्यू टू इट्स न्यूट्रल नेचर। इस पे कोई चार्ज नहीं होता एक्चुअली, ये तो खैर आप जानते ही हो, इस पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल था। तो जैसे क्लासरूम में हम जाते हैं, क्लासरूम में एक टीचर जाता है ना, तो सबसे शरारती जो होते हैं वो पहचान में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं वो पहचान में आ जाते हैं। ठीक है, वो जल्दी पहचान में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत देर से पहचान में आते हैं। जैसे स्कूल में बड़े क्लासरूम में होते हैं तो टीचर कई बार पूछते हैं, आप मेरी क्लास में ही हो? 10 दिन बाद भी पूछते हैं, नई नई क्लास में आप जब जाते हैं, अच्छा आप इसी क्लास में? तो वो होते हैं न्यूट्रल। ऐसी चीजें न्यूट्रल होती हैं, मतलब उनका उनकी जो है ना जिसे कहें कि उनकी प्रेजेंस का एहसास ही नहीं हो पाता। तो ये न्यूट्रॉन क्या है, काफी देर से डिस्कवर इसीलिए हो पाया क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था। चार्ज पार्टिकल होता है ना तो उसको अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं, उस तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कैथोड रेज के बारे में बात की थी, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर उसको पास करें ना तो पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो इस कारण से उनको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। तो वो काफी लेटर डिस्कवर हुई, उनकी डिस्कवरी कंपैरेटिवली लेटर हुई थी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि क्यों लेट डिस्कवर हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। तो चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन 0। ठीक है, तो रिलेटिव चार्ज कितना होगा बताएं, अपना माइक खोल के बताएं, रिलेटिव चार्ज कितना होगा? क्यों भी आप बताओगे न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होगा? हाँ जी आरब, शाबाश, बताओगे आरब? नहीं आरब, नहीं बताओगे? चलो ओजस्वी आप बताओ। 0। 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनी डिजिट डिवाइडेड बाय कोई फाइनाइट डिजिट, अगर इसका अपन रिलेटिव चार्ज निकालो तो क्या होगा?
चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन 1.6 10 टू पावर -19। तो अगर न्यूमरेटर में आपके पास 0 है, नीचे कोई भी फाइनाइट डिजिट है, तो आंसर क्या आता है आपके पास? 0 आता है। स्पेसिफिक चार्ज भी इसका 0 होगा। स्पेसिफिक चार्ज 0 क्यों होगा? क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो है, तो नीचे न्यूमरेटर में मास तो कुछ ना कुछ है इसका, लेकिन चार्ज इसका 0 है, तो न्यूमरेटर 0 हो गया। तो इसलिए क्या हुआ आपके पास? 0 आ गया। ओके, सब आपने चुपचाप आंसर देते हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड, 0 आंसर आए हुए हैं कहीं। ओके, उसके बाद मास। मास जो होता है ना, मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम, या 1.675 इंटू 10 टू पावर -24 किलोग्राम। ये होता है एक न्यूट्रॉन का मास। सर दोनों में केजी लिख दिया आप। पर दोनों में, तो ये मेरे पास केजी, एक सॉरी, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बात करें मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आता है, यानी 6.022 इंटू 10 टू पावर 20 इंटू इंटू जो है एक न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम्स। ये अगर करें तो 1.008 ग्राम जाता है। मतलब आप देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। बस ये है कि आप समझ लो, ए न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर, बहुत हल्का सा भारी होता है। इज स्लाइटली हैवियर कितना होता है? इतना थोड़ा, 0.18% देन ए प्रोटॉन। बहुत थोड़ा सा भारी होता है, हल्का सा, वजन ज्यादा होता है इसका। हालांकि नॉर्मली कैलकुलेशंस में हम सेम ही लेके चलते हैं इनको, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रॉन्स की जब हम बात करें, तो ये न्यूट्रॉन्स की जो है इंफॉर्मेशन आ गई। इसी में न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ और जैसे अपने अगर जानकारी डालें इसमें, तो क्या चीज हो सकती है? देखो आप, ओके, कल तो संडे है, संडे को क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास जो है ना मंडे को होगी, तो मैं बाद में भूल जाऊँ इसलिए आपको पहले बता देता हूँ। और जो भी आपकी क्लास है वो मैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा, ठीक है, बाद में। तो लेकिन ये है कि जो आप सामने पढ़ते हैं उसका मुकाबला नहीं होता। तो दूसरी बात क्या चीज़ है इसके अंदर, कि जैसे न्यूट्रॉन की अगर डेंसिटी की बात करें, ठीक है, उसके मतलब मास अपॉन वॉल्यूम की अगर बात करें, दी डेंसिटी ऑफ ए न्यूट्रॉन is approximately 1.5 into 10 to the power -14 kg। ये न्यूट्रॉन की डेंसिटी होती है। अकेला न्यूट्रॉन जो होता है ना, बहुत अनस्टेबल होता है। अकेला न्यूट्रॉन जो होता है ये जो है ना काफी अनस्टेबल होता है। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें सबसे भारी है। पहली बात तो वजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से भारी है, और साथ में ये सबसे अनस्टेबल है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात करें, अगर अकेला एक न्यूट्रॉन हो तो वो बहुत अनस्टेबल होता है। तो इस चीज को अपन समझे, ऑफ ऑल दी फंडामेंटल पार्टिकल्स, present in an atom, neutron is the heaviest and the
लीस्ट स्टेबल पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो होता है सबसे भारी है और सबसे कम स्टेबल, सबसे ज्यादा भारी और सबसे कम स्टेबल पार्टिकल है। ठीक है, तो सर ये जी लीस्ट स्टेबल क्यों होता है? लीस्ट स्टेबल एक्चुअली क्या है कि कुछ बाइंडिंग फोर्सेस की बात करते हैं, बहुत भारी होता है ना, वजन में कंपैरेटिवली बहुत हैवी होता है, तो इस कारण से ये बड़ी जल्दी टूट जाता है, बड़ी आसानी से टूट जाता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता इंडिविजुअली। वैसे न्यूक्लियस में आपको पता है, न्यूक्लियस में तो ये जो है कई मतलब जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और दूसरे मेसॉन्स वगैरह होते हैं, जो एक तरह से आप समझ लो फेविकॉल से चीजों को चिपका के रखा होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकेले एक न्यूट्रॉन की। तो अकेले न्यूट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत हैवी वेट होने के कारण ये बड़ी जल्दी टूट जाता है, कंपैरेटिवली सबसे हैवीएस्ट होने के कारण ये बहुत जल्दी जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, और टूट के क्या बनाता है वो देखो आप। सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर से होते हैं, तो प्रोटॉन तो नहीं हाँ, होता लेकिन इतना प्रोटॉन unstable? कंपैरेटिवली देखो, जो आप बात करेंगे प्रोटॉन फिर भी, क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है, वो फिर भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर पाता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन, अगर एक न्यूट्रॉन को आइसोलेट करना, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ अकेला एक न्यूट्रॉन, ऐसा नहीं कि प्रोटॉन भी बहुत स्टेबल, लेकिन प्रोटॉन के मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले रिलेटिव बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है, तो रिलेटिवली अगर बात करेंगे तो सबसे कम स्टेबल जो है वो न्यूट्रॉन रह पाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि वो इनमें सबसे हैवीएस्ट है, हालांकि स्लाइटली हैवियर है, मगर हैवीएस्ट होना इसका एक बड़ा रीजन बन जाता है, जिस कारण से वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब वो टूट जाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं एन आइसोलेटेड न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग किया हुआ, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। एक अकेला अगर आप किसी तरह से न्यूट्रॉन अलग कर लेते हैं तो एंड इट डिसइंटीग्रेट्स, वो टुकड़ों में बिखर जाता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टूटना। टूट के क्या बनाता है वो देखो, इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रिनो क्या होता है इसको हम आगे भी देखेंगे। माने एक, अगर आप अकेला, अगर एक न्यूट्रॉन को अगर आप अकेला रखेंगे तो वो बड़ी ही जल्दी टूट जाएगा और टूटकर छोटे पार्टिकल्स बनाएगा। वो छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनमें क्या होगा, वो छोटे पार्टिकल्स का जो चार्ज या मास जो आपके पास नेचर मिलेगा उनका, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या होता है मैं आपको भी आगे बताऊंगा। कुछ अनकॉमन जो है हम जो पार्टिकल्स हैं, जो आपको बताया था, वी नो मोर देन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो उनमें से एक ये है, मतलब फंडामेंटल नहीं है ये, फंडामेंटल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है। तो जो है उनकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, मतलब सर ये न्यूट्रॉन के अंदर से निकलता है कि या फिर हाँ, एक न्यूट्रॉन टूट जाता है। जैसे मान लो एक ईंट है ना, एक ईंट तोड़ के खोरे बना दिए हमने छोटे छोटे, वो है सिचुएशन। समझे बात को? सर यहाँ मतलब ये फंडामेंटल न्यूट्रॉन का के मतलब अंदर ये से हुआ? निकलते हैं? हाँ, न्यूट्रॉन से बनते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर से निकलना नहीं है, न्यूट्रॉन ही टूट जाता है। ठीक है, आपको लगेगा यार इतना मास कहां से आया, तो मास तो न्यूट्रॉन का अधिकतर मास तो प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है अगर आप बात करेंगे। हाँ हाँ, सर न्यूट्रॉन तो फिर मतलब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो उसके अंदर से चार्ज पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं? ये देखिए ना, चार्ज इसीलिए भी होता है क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, सॉरी एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो वो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक न्यूट्रॉन होता है वो इन तीन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इन तीन पार्टिकल्स के जोड़ से चिपक के बने होते हैं। तो वो क्या होता है कि जब न्यूक्लियस में होते हैं तब तो कुछ और बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, तब तो वो ये स्टेबल रह जाता है। लेकिन अगर आप एक न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन को निकाल के अलग करना चाहो तो फिर क्या होता है, वो खिंड जाता है, बिखर जाता है, और बिखर के ये तीन चीजें बनाता है, एक न्यूट्रॉन से तीन चीजें बनती है। ठीक है, कुछ पूछना है और? ठीक है, तो अभी तो एक बार आप इसको ये लेके चलो
की एक तरह से इंफॉर्मेशन है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो और चीजें मैं आपके लिए क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर जो हमने बात करी है कुछ पार्टिकल, जैसे एक न्यूट्रिनो नाम आया आपके लिए, तो हम इन चीजों के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, देयर आर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिले, जो आमतौर पे जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। या आप ये कह लें कि जैसे हम बात कर रहे थे ना जो आपके के भाई एटम इनडिविजिबल है, वो बात तो गलत हुई थी, शुरुआत ही हमने वहां से की थी। तो ये अंदर से अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है हमें मिल रहे हैं, इनकी डिस्कवरी हुई है। जैसे आप यही समझ लो कि न्यूट्रॉन भी मतलब लास्ट पार्टिकल नहीं, न्यूट्रॉन के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका बना हुआ है। तो जो है ये कुछ अनकॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। थोड़ा सा हम 3-4 नाम उनके बारे में अब समझते हैं थोड़ा सा, अदर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हेडिंग डालना अपने पास, सम अनकॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सम अनकॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। जो आपने नाम नहीं सुने हुए उनके बारे में बात करेंगे हम, सारे तो नहीं, 3-4 नाम जो बेसिकली जो ज्यादा आपके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए उसके अंदर। सबसे पहला जो नाम है इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। बहुत हल्की फुल्की, थोड़ी थोड़ी सुपरफिशियल जो इंफॉर्मेशन है इनके बारे में बोलेंगे। सबसे पहले आया पॉजिट्रॉन। नाम से पता लगता है, मतलब ये एक तरह का जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना जितना, उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोटॉन नहीं हो सकता क्योंकि इस पर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का के बराबर का पॉजिटिव है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर नहीं है, तो इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था CD एंडरसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। डिस्कवर्ड बाय CD एंडरसन, 1930s में किया था। अपने को ईयर तो क्या है? नाम याद करने हैं। हाँ, डिस्कवरर के नाम याद करने हैं, बिल्कुल। नेम ऑफ द डिस्कवरर जरूरी है, हालांकि मैं आपको ईयर तो याद करने के लिए बोल ही नहीं रहा, ठीक है ना। ईयर्स अपने टेंशन नहीं है, नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अभी तक जो बताया, 3 नाम बताए मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन डिस्कवरर था, दूसरा उसके बाद प्रोटॉन में आपके पास गोल्डस्टीन आ गया, और न्यूट्रॉन में आपके पास चैडविक आ गया। नाम याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं, ना केवल आपके थ्योरेटिकल स्कूल के एग्जाम से, बल्कि जो आपके कॉम्पिटिशन में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें जो है आपके नेम ऑफ द डिस्कवरर जो है ना वो पूछ लेते हैं, तो आपको आना चाहिए। ईयर की कोई जरूरत नहीं है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, साल कौन सा डिस्कवर, अपना कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है, इसी के बारे में, पॉजिट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। ये जो है इट कंबाइंस विद an electron to produce gamma rays, ठीक है। ये कुछ ना स्पेशल केसेस में हमें मिलता है, हर जगह नहीं। तो और ऑब्वियसली बहुत डिटेल्ड अभी हमने इसका कुछ नहीं करना, लेकिन सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही तौर पर हमें जितना जितना मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं उतनी एटलीस्ट जो है आपको इसके अंदर जो है याद रखनी है, ठीक है। तो इट हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज से मतलब, यूनिट का मतलब 1 होता है, जैसे रिलेटिव चार्ज जो है इसमें पॉजिटिव होता है।
its mass is equal to the mass of an electron. इलेक्ट्रॉन को मैंने आपको बताया था नॉर्मली E माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स मास इज इक्वल टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इसका जो है मास इलेक्ट्रॉन के मास के जो है बराबर होता है. इसको इट इज रिप्रेजेंटेड एज E पॉजिटिव. जैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे E नेगेटिव लगाते हैं ना, इसको क्या दिखाते हैं? E पॉजिटिव दिखाते हैं. ये पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है. न्यूक्लियस में मिलता है. मतलब हम जो है आगे और तोड़ना शुरू करते हैं जब न्यूक्लियस को, तो उसमें से मिलने वाले पार्टिकल्स हैं. ठीक है. ये लिख लीजिए आप अपने पास. ये थोड़ी इंफॉर्मेशन है कुछ, ये जो अनकॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनके बारे में ये हम अपने पास इकट्ठी कर रहे हैं, पर जितनी बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है. ठीक है, लिख लिया? आगे बढ़े? कुछ पूछना है? ओके. दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो थोड़ा अनकॉमन जो है उसको बोलते हैं मेसॉन. मेसॉन, MESO, मेसॉन. ठीक है. ये डिस्कवर किया था युकावा ने. डिस्कवर्ड बाय युकावा. There are two types of mesons. एक पाई mesons, इनको हम पायॉन्स बोल देते हैं. और दूसरा म्यू mesons, इनको हम म्यूऑन्स बोलते हैं. ठीक है. इनके बारे में और इंफॉर्मेशन थोड़ी सी. इन पर अलग अलग तरह के चार्ज हो सकते हैं. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. mesons may be positively charged, negatively charged, और न्यूट्रल. कुछ भी हो सकते हैं. पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं. ठीक है. इनका जो मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन से भारी मगर प्रोटॉन से हल्के होते हैं. देयर मास is intermediate of the mass of electron and proton. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है
उनके बीच में होता है इनका मास, मतलब इलेक्ट्रॉन से थोड़े से भारी होते हैं और प्रोटॉन से हल्के होते हैं। दे आर रफली, अगर अपन बात करें, 200 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 200 गुना भारी होते हैं, ठीक है। वैसे एक प्रोटॉन की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स हैवी होता है, मतलब 1837 टाइम्स हैवी होता है एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले एक प्रोटॉन। कैसे? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1837 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, जबकि प्रोटॉन का हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अप्रोक्सीमेटली, तो आपको जो है एक प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो है 1837, इसको मैं लगभग, अगर मैं वैसे बहुत रफ बोलूं तो 1837 2000 के आसपास है। यानी मैं कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 2000 टाइम्स हैवियर है। तो मिजॉन जो है वो 200 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। तो ऑब्वियसली एक मिजॉन का मास प्रोटॉन से हल्का, मगर जो है इलेक्ट्रॉन से भारी हो गया, बीच में पड़ेगा इनका। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं वीडियो भी शेयर करता हूँ उसमें पॉज और प्ले करके आप उसको जो है ना देख सकते हो, समझ सकते हो, सुनो इन बातों को। इन चीजों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं दैट pi mesons are slightly heavier than mu mesons। pi mesons थोड़े से भारी होते हैं mu mesons से। Another type of meson has also been discovered, which is called neutral meson। ये पायोन होता है एक तरह का, पाई नॉट ऐसे ऊपर लगा के लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं बदलमी होती है यार, ये क्या। तो ये एक तरह से देखो केमिस्ट्री में क्या होगा कि कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन, जैसे बायो में एक इंफॉर्मेशन होती है ना, वैसे इंफॉर्मेशन भी चलेगी। तो ये क्या है कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, जब आप आगे जाते हैं इन चीजों में, हायर क्लासेस में, कॉलेजेस में, रिसर्च में, तो बहुत डीप डाउन इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक ना बहुत साल पहले आप जब पैदा भी नहीं हुए थे, 15-20 साल पहले की बात है, एक जो है एक बार एक कोशिश कीजिए कि गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया जाए।